हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सीआरपीसी में चैप्टर 27 पढ़ेंगे, जो कि हमें जजमेंट के बारे में बताता है। ये जो चैप्टर है स्पेसिफिकली सेक्शन 353 से सेक्शन 365 तक है। ठीक है, लगभग 10-12 इसमें सेक्शंस हैं। सारे ही सेक्शंस हम लोग इस वीडियो में नहीं कवर करने वाले हैं। उसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन है कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और थोड़े से बड़े बड़े सेक्शंस हैं, तो एक साथ सब मगअप ना हो, इस वजह से। तो कुछ सेक्शंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे और कुछ सेक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास सेक्शन है जजमेंट का। सेक्शन 353 हमें जजमेंट के बारे में ही बताता है। सबसेक्शन 1 सेज द जजमेंट इन एवरी ट्रायल in any criminal court or original jurisdiction shall be pronounced in open court। आपके लिए कीवर्ड क्या है कि जजमेंट हमेशा ही ओपन कोर्ट में प्रोनाउंस किया जाएगा। ठीक है, बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इमीडिएटली आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रायल। कौन इस जजमेंट को प्रोनाउंस करेगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। कौन होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर कोर्ट का? जज। तो जज प्रोनाउंस करेंगे, ओपन कोर्ट में प्रोनाउंस करेंगे, और कब प्रोनाउंस करेंगे? द टर्मिनेशन ऑफ ट्रायल के बाद। देखो, अगर हम इसका क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन 3 में कैसे बन सकता है? पूछ सकते हैं कि कहां पर किया जाएगा। ठीक है, यानी कि चलो मैं इंग्लिश में लिख देती हूं, वेयर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ओपन कोर्ट। हु विल डू इट? प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ऑब्वियसली। और जो तीसरा चीज है ये टर्मिनेशन ऑफ ट्रायल का, दैट व्हेन, कब जजमेंट प्रोनाउंस किया जाएगा। तो ये कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने। तो यहां पर क्या कहा गया? after the termination of the trial or at some subsequent time of which notice shall be given to the parties or their pleader। तो देखो, दो वेन के टाइम बताए गए हैं, या तो जब ट्रायल टर्मिनेट हो जाए उसके बाद आप जजमेंट डिलीवर कर दीजिए, या फिर ये कहा गया कि किसी और सब्सिक्वेंट टाइम पे या फिर किसी आफ्टर टाइम पर, जहां पर आपको नोटिस देना होगा। किसको? पार्टीज को या फिर उनके प्लीडर्स को, ताकि जब जजमेंट प्रोनाउंस हो रहा हो तो वो कोर्ट में रहें उस वक्त। ठीक है, Clause A says by delivering the whole of the judgment, or by reading out the whole of the judgment, or by reading out the operative part of the judgment। अब ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जजमेंट हमने तो कह दिया जजमेंट ओपन कोर्ट में प्रोनाउंस किया जाएगा, पर कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा? हाउ विल इट बी प्रोनाउंस्ड? किस तरीके से जो है हमारे जज, हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर जजमेंट प्रोनाउंस करेंगे? या तो वो होल ऑफ द जजमेंट डिलीवर करें, ठीक है, या फिर होल ऑफ द जजमेंट को रीड करें, पूरा जजमेंट वो एक बार रीड करें, या फिर बाय रीडिंग आउट द ऑपरेटिव पार्ट, या फिर सिर्फ उतना पार्ट जो कि सब्सटैंटिव है हमारे लिए, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो पार्टीज के लिए, जो प्लीडर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड एक्सप्लेनिंग द सब्सटेंस ऑफ द जजमेंट। और जो इंपॉर्टेंट चीज है जजमेंट की, उसको वो एक्सप्लेन करें इन अ लैंग्वेज विच इज अंडरस्टूड बाय द अक्यूज्ड और प्लीडर। कौन सी लैंग्वेज में करना है? यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। कौन सी लैंग्वेज में करना है? उस लैंग्वेज में जो लैंग्वेज अक्यूज्ड को और उनके प्लीडर को या फिर उनके प्लीडर को समझ में आए। ठीक है, अगर प्लीडर को भी समझ में आ जाती है तो प्लीडर अक्यूज्ड को समझा देगा, है ना। तो ये चीज देखनी पड़ेगी कि कौन सा लैंग्वेज उन्हें सुटेबल लगती है। सबसेक्शन 2 सेज वेयर द जजमेंट इज डिलीवर अंडर क्लॉज ए, जहां पर जजमेंट डिलीवर किया जा रहा है क्लॉज ए के अंडर ऑफ सबसेक्शन 1, ये इसकी बात कर रहा है। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर शैल कॉज इट टू बी टेकन डाउन इन अ शॉर्ट हैंड, sign the transcript and every page thereof as soon as it is made ready, and write on it the date of the delivery of the judgment in open court। जब होल ऑफ द जजमेंट डिलीवर करने की बात हो रही है, जब यहाँ पर हम होल ऑफ द जजमेंट डिलीवर करने की बात कर रहे हैं, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या करेंगे? उसको शॉर्ट हैंड, मतलब देखो, जज के साथ आप देखोगे एक बंदा बैठा रहता है जो टाइप करता है, तो उसी को कह रहे हैं कि जब डिलीवर कर रहे हैं तो उसको टाइप करना है। साइन द ट्रांसक्रिप्ट कौन साइन करेगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यानी कि हमारे जज। और उसका जो हर एक पेज है, जैसे ही वो रेडी हो जाता है, राइट, और मतलब जैसे पेज रेडी हो जाता है उसको साइन करना है। ठीक है, एंड राइट ऑन इट ऑफ द डिलीवरी ऑफ द जजमेंट। डेट लिखनी है, डेट लिखनी है कब की? जब आपने जजमेंट डिलीवर किया, जिस दिन, उस दिन वो वाली डेट लिखनी है। Where the judgment or the operative part thereof is read out under clause B और clause C। clause B या clause C के अंदर जब हम जजमेंट को, जब मतलब जज साहब जजमेंट को रीड कर रहे हैं, as the case may be it shall be dated and signed by the presiding officer in the open court। तो वही देखो ना, दोनों में सेम बात कही गई है। यहाँ पर भी डेट
लिखने के लिए कहा जा रहा है और साइन करने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पर भी डेट लिखने के लिए कहा जा रहा है और साइन करने के लिए कहा जा रहा है। एंड इफ इट इज नॉट रिटन विद हिज ओन हैंड, और अगर उन्होंने खुद नहीं लिखा है, मतलब अगर जजमेंट उन्होंने खुद नहीं लिखा है, एवरी पेज ऑफ द जजमेंट शैल बी साइंड बाय हिम, तो जजमेंट का हर एक पेज हमारे जज साहब साइन करेंगे। Subsection 4 says where the judgment is pronounced in the manner specified in clause C, जहां पर क्लॉज सी के तरीके से प्रोनाउंस किया जा रहा है, द होल जजमेंट और अ कॉपी देयरऑफ शैल बी इमीडिएटली अवेलेबल फॉर द परसुअल ऑफ द पार्टीज और देयर प्लीडर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब प्रोनाउंस किया गया जजमेंट, तो जजमेंट की जो पूरी कॉपी है वो इमीडिएटली किसको दी जाएगी, पार्टीज को या फिर उनके प्लीडर्स को, और ये जो काम है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इफ अक्यूज्ड इज इन कस्टडी, अगर अक्यूज्ड कस्टडी में है, ही शैल बी ब्रॉट अप टू हियर द जजमेंट प्रोनाउंस्ड, जब वो कस्टडी में है तो उसको लाया जाए। भाई कस्टडी में है तो कोई इंसान, कोई पुलिस ऑफिसर उसको लेकर के आएगा ना कि भाई आओ जजमेंट सुनो, आज जजमेंट का दिन है, ठीक है, तो किसी को लाना पड़ेगा और ये शैल मैंडेटरी प्रोविजन है। सबसेक्शन 6 says if the accused is not in custody, अगर वो कस्टडी में नहीं है, मान लो बाहर है बेल पर, he shall be required by the court to attend to hear the judgment, तो उसे नोटिस दी जाएगी, ठीक है, कि आप आइए जजमेंट प्रोनाउंस होने वाला है, except where his personal attendance during the trial has been dispensed and the sentence is one of fine only or he is acquitted। देखो यहां तो हमने कह दिया कि जब अक्यूज, देखो दो बातें हैं, क्या दो बातें हैं, जब हमारा अक्यूज्ड कस्टडी में है, तो अगर कस्टडी में है तो उसको लाया जाए, ब्रॉट, और अगर कस्टडी में नहीं है तब क्या, तो उसको आप समन भेजो या नोटिस भेजो, समन कह लेते हैं हम उसको, समन भेजो कि जजमेंट प्रोनाउंस होने वाला है, आप आइए कोर्ट में अपेयर होइए। कब नहीं भेजना है, जब उसकी पर्सनल अटेंडेंस को डिस्पेंस कर दिया गया है, मतलब मना कर दिया कोर्ट ने कि इसकी जो है अटेंडेंस जरूरी नहीं है, जज आपने मना कर दिया। और तब जब जो हमारा सेंटेंस है वो सिर्फ फाइन है, मतलब जब उसे सिर्फ फाइन की सेंटेंस मिली है तब, ठीक है, और या फिर उसे एक्विट कर दिया गया, तो आने की जरूरत नहीं है, तो आने की जरूरत नहीं है, अन्यथा आपको आने की जरूरत है, प्रोवाइडेड where there are more accused than one, या एक या एक से ज्यादा अगर accused हैं, and one or more of them do not attend the court, और एक या एक से ज्यादा ने कोर्ट को अटेंड नहीं किया ऑन द डेट जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस होने वाला था, उस दिन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर में, इन ऑर्डर टू अवॉइड अनड्यू डिले इन द डिस्पोजल ऑफ द केस, प्रोनाउंस द जजमेंट नॉटविथस्टैंडिंग देयर एब्सेंस। यहाँ पर क्या कहा गया, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है, जो जज है, वो कोई भी डिले अब नहीं चाहते, वो कोई डिले नहीं करेंगे, केस को डिस्पोज ऑफ कर देंगे, कोई आए चाहे ना आए उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, केस को डिस्पोज ऑफ कर देंगे और उनके एब्सेंस में जो है वो जजमेंट प्रोनाउंस कर देंगे। उनके होने या ना होने से, नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब है कि उनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसेक्शन 7 says no judgment delivered by any criminal court shall be deemed to be invalid by reason only of the absence of any party or his pleader। कोई भी जजमेंट जो कि क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा दिया गया है उसको सिर्फ इसलिए इनवैलिड करार नहीं किया जाएगा कि पार्टी या फिर प्लीडर वहां पर प्रेजेंट नहीं था जब जजमेंट प्रोनाउंस हो रहा था, और फ्रॉम द प्लेस नोटिफाइड फॉर द डिलीवरी देयरऑफ और ऑफ एनी ओमिशन टू सर्व और डिफेक्ट इन सर्विंग ऑन द पार्टीज और देयर प्लीडर्स और एनी ऑफ देम द नोटिस ऑफ सच डे एंड प्लेस। इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि उनको चाहे नोटिस पहुंचा हो चाहे ना पहुंचा हो, ओमिशन हो गया हो नोटिस सर्व होने में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई डिफेक्ट हो नोटिस को सर्व होने में, कोई भी फर्क नहीं पड़ता इस बात से, ठीक है, जजमेंट डिलीवर कर दिया जाएगा और एक कोई भी जजमेंट इस वजह से इनवैलिड उसको नहीं कहा जाएगा कि वो पार्टीज या प्लीडर के बिना दे दिया गया, ठीक है। Subsection 8 says nothing in this section shall be construed to limit in any way the extent of the provisions of section 465। जब 465 हम पढ़ेंगे तब हम लोग इससे रिलेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है इतना समझ लो सिर्फ अभी कि इस सेक्शन में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो किसी भी तरीके से 465 के प्रोविजंस को लिमिट नहीं करता है, ठीक है, लिमिट नहीं करता। कॉन्स्टिट्यू का मतलब ये है कि हम ऐसा नहीं समझेंगे कि इस सेक्शन में जो लिखा हुआ है वो 465 के प्रोविजंस को लिमिट कर रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब हम आएंगे 354 पे। 353 में हमने पढ़ा जजमेंट क्या होता है, जजमेंट किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाएगा। 354 में हम पढ़ेंगे कि लैंग्वेज और कंटेंट क्या होता है जजमेंट का। सबसेक्शन 1 सेज
एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय द कोर्ट। अगर इस कोड में कुछ और कहीं पर एक्सप्रेसली प्रोवाइड किया गया है तो उसको छोड़ के एवरी जजमेंट रेफर टू इन सेक्शन 353, अगर कहीं कोड में एक्सप्रेसली उसको प्रोवाइड कर दिया गया है कि ये जजमेंट जो है इस तरीके से आएगा, ये लैंग्वेज और कंटेंट उसके रहने वाले, तो हम उस तरीके से उसको गवर्न करेंगे अगर एक्सप्रेसली प्रोवाइड किया हुआ है तो। लेकिन अगर एक्सप्रेसली प्रोवाइड नहीं किया हुआ है और जजमेंट 353 के अंडर जो हमें बताया गया है तो फिर इस तरीके से होगा। किस तरीके से? क्लॉज ए सेज शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, जो कोर्ट की लैंग्वेज होगी उसमें लिखा जाएगा। शैल कंटेन द पॉइंट और पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन, द डिसीजन देयरऑन एंड द रीजंस फॉर द डिसीजन। पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन, किन पॉइंट्स पे, किन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसपे आप इस डिसीजन पे पहुंचे हैं वो लिखा जाएगा। डिसीजन क्या है वो लिखा जाएगा। रीजंस क्या है इस डिसीजन की, रीजनिंग देनी होगी ना भाई, जज साहब को हर जगह रीजनिंग देनी होती है कि आप कौन से रीजंस को पकड़ करके इस जजमेंट तक पहुंचे, तो इस चीज की रीजनिंग उन्हें देनी होगी। क्लॉज सी सेज शैल स्पेसिफाई द ऑफेंस इफ एनी, अगर कोई ऑफेंस है तो उसको स्पेसिफाई करेंगे, ऑफ विच एंड द सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860 और अदर लॉ अंडर विच द अक्यूज्ड इज कन्विक्टेड। अगर आईपीसी के अंदर कन्विक्ट है तो वो, एंड द पनिशमेंट टू विच ही इज सेंटेंस्ड, ये चीज, अच्छा ये जो डी क्लॉज है यहाँ पर होना चाहिए, बट देखो ये डी क्लॉज है, ठीक है। आपको इसमें क्या बताया गया क्लॉज सी में कि ऑफेंस स्पेसिफाई करना है जजमेंट में, किस ऑफेंस के लिए आप उसे पनिश कर रहे हैं, क्यों आपने उसको सेंटेंस दिया है, ये बातें आपको उसमें लिखनी होगी, कौन से सेक्शन के तहत आपने इम्प्रिजनमेंट दे रखी है। क्लॉज डी सेज इफ इट बी अ जजमेंट ऑफ एक्विटल, अगर एक्विटल का जजमेंट है, अगर मतलब उसको एक्विट कर दिया, दोषमुक्त कर दिया, रिहा कर दिया, तब शैल स्टेट द ऑफेंस ऑफ विच द अक्यूज्ड इज एक्विटेड एंड डायरेक्ट दैट ही बी सेट एट लिबर्टी। अगर एक्विटल का केस हो गया है तो भी जो है उसमें ऑफेंस मेंशन होगा, अक्यूज को किस ऑफेंस से आपने रिहा किया है, और ये मतलब ये बताते हुए कि उसको लिबर्टी पे सेट कर दिया गया, मतलब ही इज फ्री नाउ, ठीक है। सबसेक्शन 2 सेज वेयर द कन्विक्शन इज अंडर द आईपीसी, अगर जो कन्विक्शन है वो आईपीसी के अंडर है, and it is doubtful under which of the two sections or under which of the two parts of the same section of that code the offense falls, और ये डाउटफुल है, समझ में नहीं आ रहा है कि दो सेक्शंस है, दो सेक्शंस में से कौन से में ये जो है ऑफेंस फॉल कर रहा है, कौन से में पता चल हो रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा। द कोर्ट शैल डिस्टिंक्टली एक्सप्रेस द सेम, तो कोर्ट जो है डिफरेंट तरीके से उसको एक्सप्रेस, डिफरेंट तरीके से नहीं, मतलब कि अगर इन दोनों सेक्शन में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, नहीं समझ में आ रहा, डाउटफुल है, तो फिर ये सेक्शन भी स्पेसिफाई करना है, ये सेक्शन भी स्पेसिफाई करना है, एंड पास जजमेंट इन द ऑल्टरनेटिव, और जजमेंट जो है ऑल्टरनेटिव में पास कर देना है। सबसेक्शन 3 सेज व्हेन द कन्विक्शन इज फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, जहां पर कन्विक्शन ऐसा है कि वो ऑफेंस डेथ से पनिशेबल है, इन द ऑल्टरनेटिव विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ इयर्स। देखो या तो डेथ से पनिशेबल है, या तो एलआई है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या फिर कुछ साल का इम्प्रिजनमेंट है। द जजमेंट शैल स्टेट द रीजंस फॉर द सेंटेंस अवॉर्डेड, तो जजमेंट, भाई ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया ना, इसके अलग से सबसेक्शन डालने की तो जरूरत ही नहीं थी, कि कोई भी जजमेंट देखो आने वाला है उसके रीजंस हमें स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, मतलब हमें नहीं, इस क्लॉज में पढ़ा ना हमने, उसके रीजंस उस जज को स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, ठीक है। एंड इन द केस ऑफ डेथ द स्पेशल रीजंस फॉर सच सेंटेंस, अगर डेथ का दिया है, डेथ की पनिशमेंट अगर दे दी है, डेथ की सेंटेंस अगर दे दी है, तो स्पेशल रीजंस बताइए क्यों आपने ये सेंटेंस दी। सबसेक्शन 4 says when the conviction is for an offense punishable with imprisonment for a term of 1 year, जब ऑफेंस ऐसे पनिशेबल है जिसकी सजा जो है 1 साल है और मोर, एक साल से ज्यादा, बट द कोर्ट इम्पोजेस अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म लेस देन 3 months। भाई 1 साल की इम्प्रिजनमेंट थी, आप क्या कर रहे हो, 3 महीने से कम का जो है उसको पनिशमेंट ने, मान लो 1 महीने की उसको पनिशमेंट दे दी। इट शैल रिकॉर्ड इट्स रीजन फॉर अवॉर्डिंग सच सेंटेंस, रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे, अनलेस द सेंटेंस इज वन ऑफ इम्प्रिजनमेंट टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट और अनलेस द केस वाज ट्राइड समरीली अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कोर्ट। क्या मतलब होता है राइजिंग ऑफ द कोर्ट का? राइजिंग ऑफ द कोर्ट का ये मतलब है कि समझ लो कि कोई किसी ने बहुत ही ट्रिफलिंग सा एक्ट ऐसा किया। ट्रिफलिंग एक्ट का क्या मतलब है? बहुत ही ऐसा पेटी ऑफेंस उसने कर दिया। तो कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आप जो है, जब तक ये कोर्ट, राइजिंग ऑफ द कोर्ट का मतलब है कि जब तक ये कोर्ट उठ नहीं जाता अपनी जगह से, अपनी ड्यूटीज से उठ नहीं जाता, का मतलब ऐसे समझो 10 बजे मान लो कोर्ट शुरू होता है, 6 बजे कोर्ट की राइजिंग होती है, मतलब 6 बजे जो है ऑफिस वाला जो टाइमिंग होता है, 6 बजे जो है सारी काम होना बंद होने लगता है। तो 10 से 6 तक, 10 AM से 6 PM
ये एक मतलब एग्जाम्पल टाइम है, वैसे टाइम ऐसे ही होता है, या तो 4 बजे तक होता है या तो 5 बजे तक होता है, मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ऐसा केस है जिसपे उनको सुनवाई करनी है, ठीक है। तो 4 बजे तक आप समझ लो, तो जब तक ये 10 से 4 जितने घंटे हैं, ये राइजिंग ऑफ द कोर्ट है। कोर्ट राइज कब कर रही है? 4 बजे। तो मतलब जब कोर्ट उठ रही है, जब कोर्ट का काम उस दिन का खत्म हो रहा है, तब तक आप कोर्ट में यहीं बैठे रहेंगे। तो क्या कहा? बट द कोर्ट इम्पोजेस अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लेस देन 3 मंथ, इट शैल रिकॉर्ड द रीजंस। ये तो हमने पढ़ लिया कि रीजंस रिकॉर्ड करेंगे अगर 3 महीने से कम की उसको सेंटेंस दे रहे हैं, जब 1 साल से ज्यादा के लिए पनिशेबल है कोई ऑफेंस। अनलेस द सेंटेंस, कब रीजंस रिकॉर्ड नहीं करने, ये अनलेस इसके लिए है, रीजंस रिकॉर्ड करने के लिए। कब रीजंस रिकॉर्ड नहीं करने? जब आपने इम्प्रिजनमेंट दे दी कि राइजिंग ऑफ कोर्ट तक ही आप जो है यहाँ पे रहिए, ठीक है, मतलब 1 दिन की, हम ऐसे समझ सकते हैं ना, 1 दिन का दे दिया उसको कि आप कोर्ट के अंदर रहेंगे। और या फिर केस जब आपने समरीली ट्राई किया है, अगर कोर्ट ने केस समरीली ट्राई कर दिया है तो आपको जो है देने की जरूरत नहीं है, क्या रीजंस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। व्हेन एनी पर्सन इज सेंटेंस टू डेथ, जब कोई पर्सन डेथ सेंटेंस उसको दिया गया, द सेंटेंस शैल डायरेक्ट दैट ही बी हैंग्ड बाय नेक टिल ही इज। ये याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आता है कि ये जो बात लिखी हुई है द सेंटेंस, ये याद कर लीजिए कि डेथ की जो सेंटेंस है वो किस तरीके से दी जाती है। आपसे कोई पूछे कि कहाँ लिखा हुआ है ये, क्यों हम फांसी पे ही चढ़ाते हैं किसी भी इंसान को, क्यों हम गोली नहीं मार देते, क्यों हम कोई और तरीका नहीं अपना लेते, क्यों हम फांसी पे ही चढ़ाते हैं? तो हम इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि सेक्शन 354 सब सेक्शन 5 में एक्सप्रेसली ऐसा मेंशन कर रखा है दैट पर्सन विल बी हैंग्ड बाय द नेक टिल ही इज डेड। ये सीधे सीधे प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बात कहां पर लिखी हुई है, ठीक है। सो द डेथ सेंटेंस किस तरीके से दी जाएगी? ही बी हैंग्ड बाय द नेक टिल ही इज डेड। सबसेक्शन 6 says every order under section 117 or subsection 2 of section 138 and every final order made under section 125 and section 140 or section 145 or section 147 shall contain the point or points of determination, the decision thereon and the reasons for the decision। सारी चीजें जो है इसमें आपको, ये सारे सेक्शंस में भी अगर किसी को वो किया गया है तो सारे रीजंस मेंशन करने होंगे, ठीक है। सेक्शन 355 मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के जजमेंट के बारे में बात कर रहा है कि इनके जजमेंट में क्या क्या चीजें होंगी। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है, हमें पढ़ना है, सेक्शन है हमारे पास। इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग अ जजमेंट इन द मैनर herein before provided, a मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इस तरीके से नहीं करेंगे, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इस तरीके से करेंगे। वो क्या क्या पर्टिकुलर्स मेंशन करेंगे? सीरियल नंबर ऑफ द केस, द डेट ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, क्या सीरियल नंबर है, क्या डेट ऑफ कमीशन है, नेम ऑफ द कंप्लेनेंट अगर कोई है तो वो क्या नाम है उसका, अक्यूज्ड पर्सन का क्या नाम है, उसका पेरेंटेज मतलब उसके पेरेंट्स वगैरह, एड्रेस क्या है उस बंदे का, तो ऑफेंस कंप्लेंट ऑफ और प्रूफ, जो ऑफेंस जिसके लिए कंप्लेन करी गई वो भी मेंशन करेंगे, प्रूफ कौन सा ऑफेंस हुआ वो भी मेंशन करना है। द प्ली ऑफ द अक्यूज्ड एंड हिज एग्जामिनेशन, अक्यूज्ड का प्ली उसके एग्जामिनेशन अगर हुआ है तो, द फाइनल ऑर्डर क्या है और डेट क्या है उस ऑर्डर की। इन ऑल केसेस इन विच एन अपील लाइज फ्रॉम द फाइनल ऑर्डर, अगर कोई ऐसा केस है जहां पर फाइनल ऑर्डर से कोई अपील लाई कर रही है, मतलब अपील का प्रावधान है, इधर अंडर सेक्शन 373 और अंडर सेक्शन और अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 374, अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द रीजंस फॉर द डिसीजन। अगर फाइनल ऑर्डर से अपील लाई कर रही है तो उस फाइनल ऑर्डर में आपको आपने क्यों, आप किस रीजन से जो है उस डिसीजन पर पहुंचे, ये लिखना जरूरी है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है दैट टॉक्स अबाउट ऑर्डर फॉर नोटिफाइंग एड्रेस ऑफ प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर। जिस ऑफेंडर को प्रीवियसली भी एक बार कन्विक्ट किया गया है उसके एड्रेस को नोटिफाई करने का ऑर्डर यहाँ पर कोर्ट देती है सेक्शन 356 में। प्रीवियसली किसी को अगर कन्विक्ट किया गया है तो हम उसे रिपीटेड ऑफेंडर कह सकते हैं या हैबिचुअल ऑफेंडर कह सकते हैं, वी कैन से दिस, ठीक है। Subsection 1 says when any person having been convicted by a court in India of any offense, of an offense punishable, जब किसी पर्सन को कन्विक्ट किया जाता है इंडिया के कोर्ट में, ऑफेंस किस सेक्शन के अंडर पनिशेबल है? सेक्शन 215, 289A, 289B, 289C और 289D, और section 506 in so far as it relates to the criminal intimidation punishable
with imprisonment for a term which may extend to 7 years or with fine or with both. 7 साल तक की imprisonment है, तो एक पॉइंट हमें मिल गया, 7 साल तक की imprisonment है, मतलब 7 साल तक की imprisonment है, ठीक है। हम इसे इक्वल टू लगाएंगे, ये एक्सटेंड टू लिखा हुआ है क्योंकि 7 साल तक की imprisonment है या फाइन है या दोनों चीजें हैं। पहली तो ये बात हमें समझ में आई। ऑफ आईपीसी और एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 12 और चैप्टर 16 और चैप्टर 17 ऑफ दैट कोड, या फिर चैप्टर 12, चैप्टर 16 एंड चैप्टर 17 आईपीसी के अंडर पनिशेबल है। और इसकी इम्प्रिजनमेंट क्या दे रखी है? विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 3 years, 3 years तक की इम्प्रिजनमेंट दे रखी है, ठीक है। 3 years तक की इम्प्रिजनमेंट दे रखी है और आगे लिखा है और अपवर्ड्स भी। इज अगेन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी ऑफ दोज सेक्शंस और चैप्टर्स विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 3 years और अपवर्ड्स बाय एनी कोड। देखो समझो, दो बातें इसने यहाँ पर कही, और इसने क्या कहा कि एक बार तो इसे इनके अंडर कन्विक्ट किया जा चुका है, दोबारा फिर से उस पर्सन को कन्विक्ट किया जा रहा है इन्हीं चैप्टर्स के अंडर, इन्हीं सेक्शंस के अंडर, बट उस वक्त उसकी इम्प्रिजनमेंट कितनी है? 3 साल या 3 साल से ज्यादा है, ठीक है। 3 साल या 3 साल से ज्यादा है किसी भी कोर्ट के द्वारा अगर उसे कन्विक्ट किया जा रहा है, बट किसी भी कोर्ट के द्वारा उसे कन्विक्ट किया जा रहा है, बट वो कोर्ट जो है वो जेएमएससी का कोर्ट नहीं है, यानी कि जेएमएससी को एक्सक्लूड कर दिया इन्होंने, जेएमएससी नहीं कन्विक्ट कर सकते। सच कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट, अगर उन्हें सही लगता है, एट द टाइम ऑफ पासिंग सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन सच पर्सन, जब वो इम्प्रिजनमेंट मतलब जब वो सेंटेंस सुना रहे हैं, सजा दे रहे हैं, ऑल्सो ऑर्डर दैट इज रेजिडेंस एंड एनी चेंज ऑफ, उसका रेजिडेंस जहां पर वो रह रहा है या फिर उसमें अगर कोई भी चेंज आता है और या फिर वो वहां से एब्सेंट होता है, such residents after release be notified as herein after provided for a term not exceeding 5 years from the date of expiration of such sentence। तो जिस दिन आपको रिलीज कर दिया जाएगा, मतलब कि आप एक रिलीज्ड कन्विक्ट हो जाओगे, आपने अपनी सजा काट ली, मान लो 4 साल की सजा मिली थी, 4 साल की सजा काट ली, 4 साल बाद वो बाहर आया, तो जिस दिन वो बाहर आया उस दिन से लेकर के 5 साल तक, अगले 5 साल तक उसे अपना एड्रेस नोटिफाई करना होगा, ठीक। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके प्री एग्जामिनेशन के लिए कि कितने साल तक जो है उसे अपना एड्रेस नोटिफाई करना होगा। सबसेक्शन 2 सेज द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, ये जो सबसेक्शन 1 में जो प्रोविजंस लिखे हुए विद रेफरेंस टू द ऑफेंसेस नेम्ड देयरइन अप्लाई आल्सो टू द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसीज। ये जो हमने सेक्शंस ऑफेंसेस के नाम यहाँ पर पढ़े हैं, ये अगर इनकी कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी करता है इन ऑफेंस को कमिट करने के लिए, या इनका एबेटमेंट भी अगर करता है या फिर अटेम्प्ट भी करता है इसको कमिट करने का, तो भी जो है सबसेक्शन 1 के प्रोविजन अप्लाई हो सकते हैं। सबसेक्शन 1 के प्रोविजन अप्लाई हो सकते हैं का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर वो छूट गया तो फिर उसे मतलब जब उसका ये जो भी उसको पनिशमेंट मिली है, जब पनिशमेंट उसकी खत्म हो गई, तो फिर उसे जो है एड्रेस नोटिफाई करना होगा अगले 5 साल तक। तो मतलब कॉन्स्पिरेसी पे भी लग सकता है ये, ठीक है। एबेटमेंट पे भी ये वाला प्रोविजन लगेगा अगर ऊपर वाले ऑफेंसेस में से कुछ इनका कॉन्स्पिरेसी, एबेटमेंट और अटेम्प्ट पे भी लग सकता है, ठीक है। Subsection 3 says if such conviction is set aside on appeal or otherwise such order shall become void। अब भाई जिस पर्सन के अगेंस्ट ऑर्डर आया था उसने आगे ऊपर अपील कर दी अपीलाट कोर्ट में, जब हायर कोर्ट में अपील कर दी तो जब तक ये वाला जो ऑर्डर है ये वॉइड हो जाएगा, ठीक है। Subsection 4 says an order under this section may also be made by an appellate court or by the high court or court of session when exercising its power of revision। जब हमारा अपीलाट कोर्ट, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन, हमारा अपीलाट कोर्ट, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन ऐसे किसी मामले में सुन रहा है, तो वो मतलब जब अपनी रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन को जब वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो सेक्शन 356 के पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब एड्रेस नोटिफाई करने के लिए कह सकते हैं। सबसेक्शन 5 कहता है द स्टेट गवर्नमेंट, अच्छा यहाँ पे जो सबसेक्शन हो रहा है यहाँ पर चला गया, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन मेक रूल्स टू कैरी आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं कि कौन रूल्स बना सकता है, तो आपको कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। नोटिफिकेशन से वो बताएंगे कि क्या रूल्स होंगे टू द नोटिफिकेशन ऑफ रेजिडेंस और चेंज ऑफ और एब्सेंस
फ्रॉम रेजिडेंट बाय रिलीज कन्विक्ट, ठीक है। सबसेक्शन 6 में सच रूल्स में प्रोवाइड फॉर द पनिशमेंट फॉर द ब्रीच देयर ऑफ, ये जो रूल्स यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट बना रही है, इसके जो जब अगर मान लो कि कोई कन्विक्ट है, कोई रिलीज कन्विक्ट है, वो नहीं बताता कि वो उसने अपना रेजिडेंस वगैरह कहाँ चेंज किया, तो अगर उसका इन रूल्स का अगर उसने ब्रीच भी किया है तो उसके लिए पनिशमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट उसी रूल्स में प्रोवाइड करेगी। एंड एनी पर्सन चार्ज्ड विद द ब्रीच ऑफ एनी सच रूल, और अगर किसी पर्सन को चार्ज किया गया है कि इसने ब्रीच किया है उन रूल्स का, मे बी ट्राइड बाय द मजिस्ट्रेट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, तो कौन ट्राई करेगा? मजिस्ट्रेट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन इन द डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट में होंगे वो मजिस्ट्रेट ट्राई करेंगे, इन विच प्लेस लास्ट नोटिफाइड बाय हिम एज इज प्लेस ऑफ रेजिडेंस इज सिचुएटेड, जो प्लेस उसने लास्ट नोटिफाई करी थी ना, उसके मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन के। कैसे, क्या कह रहे हैं हम इस सब सेक्शन में? मान लो कि ये लखनऊ है, ठीक है, यहाँ पर उसने लास्ट नोटिफाई किया था अपने आप को, फिर उसके बाद वो यहाँ से कानपुर चला गया, लेकिन उसने जो है यहाँ पर जब वो यहाँ था तो उसने ये चीज नोटिफाई नहीं करी, नहीं बताया। तो इसमें ये हमें जानना है कि अब यहाँ पर मजिस्ट्रेट का कौन से मतलब अब वो लखनऊ में ट्राई किया जाएगा या कानपुर में ट्राई किया जाएगा ब्रीच करने के लिए? तो बेटा इसमें लिखा है कि जो लास्ट नोटिफाइड जगह है, मतलब उसने लखनऊ में लास्ट नोटिफाई किया था ना अपने आप को, तो यहाँ के जो मजिस्ट्रेट है कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन जिनके पास है वो ट्राई करेंगे। बस इतनी सी बात इसमें लिखी हुई है। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन से मजिस्ट्रेट जो है ट्राई करेंगे, तो आपको कहना है कि जो प्लेस उसने लास्ट नोटिफाई करी थी अपने प्लेस ऑफ रेजिडेंस में जहां उसका सिचुएटेड है वहां पर, ठीक है। तो इतना ही था हमारे, मतलब इतना ही तो नहीं है, अभी हम इसका पार्ट 2 भी देखेंगे। बट चैप्टर 27 थोड़ा सा बड़ा है, काफी बड़े बड़े सेक्शंस हैं, एक एक सब सेक्शन को हमें ध्यान से अच्छे तरीके से समझना है, इस वजह से मैंने इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि बहुत ज्यादा लंबा ना हो और चीजें आप आसानी से याद करते चलो, और फिर उसके बाद जो है हम आगे के सेक्शंस भी डिस्कस करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।